हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 19 मई 2021 को पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है। तो देखिएगा उसी के ही सिलसिले के लिए हम जो है ये वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है और विद सॉल्यूशन में यहाँ पर सारी चीज़ आपको आंसर के साथ बताने वाला हूँ। कैसा क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न आने वाला है थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2020-21। ठीक है, क्लास 12 राजनीति विज्ञान, आपका देखिएगा कोड 028 है, इस बात का विशेषकर रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 19 मई 2021 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला ये मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन की वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम जो है 3 घंटे का मिलता है, आपको मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो हम पढ़ लेते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए के अंदर 1 से 16 तक के जो हमारे प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ हमारे प्रकार के हैं। और जो हमारा सेक्शन बी है उसमें अवतरण पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि पैसेज आया है और 17 से 18 नंबर तक, और उनके भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन वो जो हमारे एमसीक्यू में है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है हमारा चौथा पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा हूँ, तो प्रश्न संख्या 19 से 22 जो है 2 नंबर की है और इन सवालों के जवाब आपको 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट कह रहे हैं कि 23 से लेकर 27 तक के प्रत्येक प्रश्न जो है हमारे 4 अंक के हैं और इन सवालों के जवाब आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं लिखने हैं। छठा हमारा क्वेश्चन, छठा पॉइंट आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 28 से 29 मानचित्र और कार्टून प्रश्नों से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक के प्रश्न 5 अंक के दिए जाएंगे। ठीक है, सातवां पॉइंट लिखते हैं कि प्रश्न संख्या 30 से 32 में प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और इन प्रश्नों का उत्तर का जो जवाब है आपको 150 शब्दों से अधिक नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन ए का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हो हमारा ये है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आया, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दल की क्या विचारधारा रही। ठीक है, जिन्हें हम भारत में वामपंथी कहते हैं, तो उन दलों की क्या विचारधारा रही। तो देखिएगा आपको दोस्तों पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वामपंथी पार्टियां जो है मार्क्सवाद और माओवाद और समाजवाद में विश्वास रखती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी गरीबों के उत्थान की बात करती हैं, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक मसलन भूमि सुधार विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जिसे आप स्थानीय सरकार कह देते हो, उसको सशक्त बनाने के मुद्दे पर वामपंथी दलों ने भारतीय राजनीति में पर हमेशा ही महत्वपूर्ण असर डाला है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित सही वर्ष लिखिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारा 1962 इसका क्यूबा मिसाइल संकट का सही उत्तर है। ठीक है, 1962। ओके, देखिएगा ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताइए, इस 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से एक टिक करना है, उसमें ईयर लिखा हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो एमसीक्यू का क्वेश्चन ही आ गया अगला आपका। तो तीसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का है, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो, सोवियत संघ के विघटन से संबंधित सही तिथि चुनिए। तो 25 दिसंबर 1991। यदि आपने हमारी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, यानी कि ये हम सेकंड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो जरूर देख लेना, उसमें हमने 25 दिसंबर 1991 से जुड़ा हुआ तथ्य उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मुझे याद आया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ दोस्तों, यानी कि विघटन जो हुआ वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ग्लासनोथ। ठीक है, ग्लासनोथ जो है हमारा शब्द को आपको क्या समझते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूएसएसआर के संदर्भ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका मुझे आपको आंसर भी देना है। तो देखिएगा ग्लासनोस्त कहते हैं इसे। ठीक है, वैसे तो ग्लासनोथ लिख रखा है, वो गलत है यहाँ पर टाइप करा हुआ शब्द। तो ग्लासनोस्त जो है एक रूसी शब्द है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, इसका अर्थ होता है आपका ओपन। ठीक है, ओपन पॉलिसी या खुलापन की नीति, जिसके अंदर जो है खुलेपन की नीति थी, जो हमारी नीति जो है हमारे यूएसएसआर के लीडर के द्वारा, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी। ओके, तो ग्लासनोस्त आपको समझ में आ गया। और इसमें यही था कि हम सरकार के खिलाफ जो है मतलब कि इसमें मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई थी, मीडिया को स्वतंत्र कर दिया गया था, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सरकार के खिलाफ जो है, जो कितना भी पहले नहीं लिख पाते थे लेकिन अब लिख सकते थे ग्लासनोस्त की नीति आने के बाद। ठीक है, लेकिन उसका बुरा परिणाम ये हुआ कि लोगों के अंदर क्रांति आ गई, जो कारण बना हमारे यूएसएसआर के विघटन का।
5वां क्वेश्चन है हमारा, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ठीक है, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उनका नाम था हमारा बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सोवियत रूस होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, लेकिन खैर कोई नहीं, आपको याद रखना है पर। ठीक है, क्योंकि रूस आप नहीं पढ़ते हो, आपको सोवियत रूस यहाँ पर समझना है। 6 क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है, तो बताइए। तो वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अक्षय कुमार की है जहाँ तक है, एयरलिफ्ट। ठीक है, एयरलिफ्ट है ना, प्रथम खाड़ी युद्ध। हाँ, तो खाड़ी युद्ध 1990। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था हमारा, तो उसे ही हम वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर वॉर के नाम से जानते हैं। ओके, तो 7वां आपका पॉइंट है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा, मतलब 7वां क्वेश्चन हमारा, माचिस की एक तिली क्रांति प्रज्वलित कर सकती है, प्रस्तुत कथन संबंध किस क्रांति से है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमारा नया टॉपिक डाला गया है 2021 के सिलेबस के अंदर, आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये आपने अगर अरब स्प्रिंग पढ़ा हो तो अरब स्प्रिंग इसका सही उत्तर आ जाएगा, या आप अरब क्रांति भी लिख सकते हो। ठीक है, अरब क्रांति जो आपका ट्यूनेशिया वाली थी, ट्यूनेशिया वाली। ओके, तो आप देख रहे होगे आपके नई चीज़ भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो सभी को पता है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पे, वो ज़्यादा आपको डीपली नहीं लिखना, अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है, या न्यूयॉर्क भी लिख दोगे उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जो है हमारा, दिए गए कथन को सही या गलत बताइए। तो देखिएगा, सही और गलत आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है सुरक्षा परिषद में कुल 50 अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ये सही है गलत है, तो आपको गलत करना है, क्योंकि हमारे अस्थायी सदस्य कितने होते हैं बताइए। अस्थायी सदस्य तो 10 हैं, और टोटल सदस्य इसके 15 हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गलत लिखना है, और गलत लिखने के बाद फिर इसे सही लिखना है। फिर लिखना है आपको कि सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 10वां आपका पॉइंट है, 10वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, WTO का क्या कार्य है। तो देखिएगा, WTO का दोस्तों वही कार्य होता है कि विश्व के देशों के लिए जो हमारा ग्लोबल हमारा बिजनेस है, ग्लोबल ट्रेड जिसे आप कह देते हो। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड के कहीं ना कहीं रूल नियम तय करता है आपका WTO। ठीक है, WTO क्या चीज़ तय करता है, जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे रूल नियम होते हैं बिजनेस करने के, व्यापार, वैश्विक व्यापार कह देते हो जिसे आप हिंदी में, तो उसी के नियम तय करता है। ओके, 11वां क्वेश्चन जो है हमारे, GDP का सही विस्तृत रूप लिखिए। तो सभी को पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। 12वां क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को करा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी हमको देखने के लिए मिला था, और यहाँ पर भी है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है जो है हमारा, ये MCQ से आ चुका है। देखिएगा, MCQ भी हमारे काफ़ी हैं वैसे तो, अब की बार बहुत सारे MCQ आपको देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। 13वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिएगा दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो आपका मतलब कि टॉपिक है दोस्तों, 2021 के सिलेबस में नया ऐड करा गया है। ठीक है, जो आपका प्लानिड डेवलपमेंट वाला जो आपका चैप्टर है ना, नियोजित विकास, उस वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट 2021 के सिलेबस में नया ऐड करा गया है, इसलिए ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करा गया है। तो बताइए, नेशनल डेवलपमेंट परिषद यानी कि काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना जो है हमारी 1952 में हुई, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, टिक मार वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन। बात करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि दिए गए कथन को सही या गलत लिखें। तो देखिएगा, इसमें हम देख लेते हैं ये सही है या गलत है। तो देखिएगा, 14वां जो हमारा कथन है ये है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये देखिएगा दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो होते हैं हमारे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इसलिए आपको यहाँ पर पहले लिखना है गलत, और फिर लिखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ओके।
15वां क्वेश्चन आपका है UPA 1 सरकार में प्रधानमंत्री जी कौन थे, उनका नाम लिखिए। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री थे, तो UPA 1। ठीक है, UPA की फुल फॉर्म क्या है बताइए, वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट यानी कि हमारा ये जो सेकंड पार्ट है, वीडियो नंबर सेकंड, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का, उसमें हमने UPA को बहुत अच्छी तरह से बता रखा क्योंकि UPA से हमारा क्वेश्चन आया था। तो UPA 1 यानी कि कांग्रेस वाली, तो उसमें जो है हमारा प्रधानमंत्री सबको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ओके, 16वां क्वेश्चन है जिस प्रधानमंत्री के समय जनधन योजना प्रारंभ हुई उसका नाम लिखिए। ठीक है, 12वीं में ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान, छोटे बच्चों को भी पता है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे जिस दौरान जनधन योजना हमारी आई। ओके, तो ये योजना वाला भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि योजना से संबंधित चीज़ें आ रही हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट भी नहीं कहनी चाहिए, है तो बहुत पुराना पॉइंट। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, तो देखिएगा अवतरण से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपका सेक्शन B स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेक्शन A हमने खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं 17वां क्वेश्चन। तो 17वें में देखिएगा आपके 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 4 नंबर का ये आपका पैराग्राफ का वो है, इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा 21वीं सदी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव हुआ। यह एक ऐसी घटना अरब स्प्रिंग के रूप में दिखाई देती है जो 2009 में शुरू होती है। तो देखिएगा दोस्तों ट्यूनेशिया से क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि अरब स्प्रिंग से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो ट्यूनेशिया में स्थित अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ शुरू किया गया संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, क्योंकि जनता मजदूर मौजूदा समस्याओं को निरंकुश तानाशाही के परिणाम के रूप में मानती थी। ट्यूनेशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया में मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होसनी मुबारक है इनका नाम, होसनी मुबारक। ठीक है, वो जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो होसनी मुबारक 1979 से मिस्र में सत्ता में थे और बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोध के परिणाम स्वरूप सत्ता से हटा दिए गए। इसके अलावा अरब स्प्रिंग का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया और आपका देखिएगा अमन, बहरीन, लीबिया, ये सारे हमारे इस्लामिक कंट्री हैं, आपको पता हो तो। लीबिया और आपका सीरिया में देखा जा सकता है, जहां लोगों के इसी तरह के विरोध प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति पैदा होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपने अरब स्प्रिंग से जुड़ा हुआ हमारा पैराग्राफ था और इसका 17.1 हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष पश्चिमी एशियाई देशों ने लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उद्भव देखा। तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सन 2009 का इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1979 बिल्कुल गलत, 1989 बिल्कुल गलत, 2019 बिल्कुल गलत, 2009 इसका सही उत्तर है। ओके, 17.2 हमारा MCQ है सारे अब। ठीक है, MCQ से क्वेश्चन आया है ट्यूनेशिया में संघर्ष का प्रमुख एजेंडा। देखिएगा दोस्तों ये नए चैप्टर हैं, नए टॉपिक डाले गए हैं 2021 के सिलेबस में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सिलेबस की हमारी वीडियो देखी हो तो देखिएगा ट्यूनेशिया में संघर्ष का मुख्य एजेंडा क्या था जो राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। तो बताइए मुख्य एजेंडा क्या था। मुख्य एजेंडा दोस्तों आपका इसमें भ्रष्टाचार था, गरीबी थी या बेरोजगारी, तीनों ही थे, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 17.3 क्वेश्चन पे बात करें तो 17.3 है हमारा, पश्चिमी एशियाई देशों का वह पहला देश कौन सा था जिसने लोकतंत्र की मांग की। तो देखिएगा पश्चिमी एशिया से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरब क्रांति हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमारा इसका ट्यूनेशिया बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्यूनेशिया, बहरीन और यमन और लीबिया, तो ट्यूनेशिया बिल्कुल सही। ओके, 17.4 1971 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की। तो अभी हमने पढ़ा था ना मिस्र में सत्ता हासिल करने वाले व्यक्ति का नाम होसनी मुबारक। ठीक है, होसनी मुबारक इसका सही उत्तर है। शेख मुबारक बिल्कुल गलत, शेख अब्दुल्ला बिल्कुल गलत, मुबारक अब्दुल्ला बिल्कुल गलत। ठीक है, होसनी मुबारक बिल्कुल सही है। ओके, याद रखना है दोस्तों आपको परीक्षा की दृष्टि से। 18वां हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिएगा 18वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ये टोटल। तो देखिएगा हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि यह संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने पर को थीं जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे। ठीक है, इन संधियों का द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देश की जमात के परमाणु शक्ति का एकाधिकार की वैधता
दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और इसके व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1998 में के मई में परमाणु परीक्षण किया और यह जताया कि यह उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणु शक्ति का इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए, जिससे इस क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज। ठीक है, भारतीय विदेश नीति से संबंधित जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो उसमें नो फर्स्ट यूज परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में आपको हेडिंग के रूप में जरूर देना होता है। ठीक है, तो प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभाव विहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना हो। ओके, तो चलिए हम 18.1 जो हमारा क्वेश्चन है इसका उसको पढ़ते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 18.1, भारत नंबर 1, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का विरोध क्यों किया? तो बताइए। तो देखिएगा, क्योंकि यह उन्हीं देशों पर लागू था जो परमाणु शस्त्र से विहीन थे। बिल्कुल सही जी। इससे परमाणु शक्ति से लैस देश को एकाधिकार की वैधता मिलती थी। बिल्कुल सही। भारत विश्व शांति का विरोध करता है। देखिएगा, विश्व शांति का विरोध करता है, ये बिल्कुल गलत है। ये विश्व शांति का समर्थन करता है तब होता पॉइंट तो समझ में भी आता। तो हम यूँ कह सकते हैं A और B दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है A और B दोनों सही हैं। ओके, 18.2 हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है भारत ने सैन्य क्षेत्र में परमाणु क्षमता कब प्राप्त की? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1998 में। ठीक है, पोखरण के राजस्थान में। ओके, 18.3 हमारा क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, MCQ आ रहे हैं दोस्तों दबा के। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसमें क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है भारत की परमाणु नीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे, भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, भारत परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा, भारत भेदभाव विहीन परमाणु निशस्त्रीकरण से वचनबद्ध है। तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। 18.4 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 18.4 जो हमारा क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद यानी कि ऊपर के जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे हो, भारतीय परमाणु हथियार से लैस देश की जमात किन देशों के लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, यानी कि इसमें दे रखा है परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात किन देशों के लिए प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिएगा, इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है हमारे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ठीक है, और तो देखिएगा दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और रूस, और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका C ऑप्शन वैसे सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसका सही उत्तर है, क्योंकि ऊपर वाले आर्टिकल में आप जो है परमाणु हथियार से लैस देशों की जमात जो है किन देशों के लिए प्रयोग करा गया है, तो उन देशों के नाम जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है, याद रहेगा रूस है, लेकिन आप देख सकते हो B के अकॉर्डिंग जो है हमारा C है। ओके, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, क्योंकि B में हमारा चीन नहीं है। ओके, तो खंड C की तरफ बात करते हैं, यानी कि सेक्शन C की तरफ। तो सेक्शन C में हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ दक्षिण से आप क्या समझते हो? इसमें शामिल सभी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, सभी देशों के नाम लिखने हैं। दक्षिण से आप क्या समझते हो, पहले ये बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, दक्षिण से आप क्या समझते हो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो आप कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें शामिल जो देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हैं तथा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, यह जो है हमारा बाद में शामिल हुआ था। ओके, 21वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा, तीसरा लोकतंत्र अभ्युत्थान। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक आपका वाला जो आपके पॉइंट थे, रिफ्यूजिव बोलते हैं इसे, ऐसी करके अभ्युत्थान जो है इंग्लिश में, या फेज भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लोकतांत्रिक फेज, सेकंड लोकतांत्रिक फेज और तीसरा डेमोक्रेटिक
फेज। ठीक है, तो तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धा चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, स्पष्ट करें। 21वां हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो इसमें यही है कि आपको जो हमारा तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है यानी कि थर्ड आपका डेमोक्रेटिक फेज, तो उसी को ही आपको कंपटीशन जो हमारा वाली मार्केट है उसी को ही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसमें हमारा जो है खंड सी का हम 19वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले 19 पे नहीं 20 पे, हाँ, तो क्योंकि हमने 19 के डायरेक्ट बात जो है 21 पे बात कर ली, लेकिन हमारा 20वां क्वेश्चन पे हमें बात करनी है। तो देखिएगा 20वां हमारा क्वेश्चन है, पहले हम 20वें पे बात करते हैं क्योंकि यार वो पेज एकदम से ही वो हो गया, इसलिए मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो 20वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विलय का सहमति पत्र से आप क्या समझते हो या सहमति का पत्र से आप क्या समझते हो। तो देखिएगा एक कानूनी दस्तावेज जो ब्रिटिश आप कह सकते हो जिसमें ब्रिटिश सर्वोपरिता थी एक उसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक रियासत के शासक को ब्रिटिश भारत के बंटवारे से बने भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होने के लिए सक्षम करता था। ठीक है, तो उस विलय पत्र पर राजा महाराजा जो है साइन कर देते थे। अगर भारत में आना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर साइन कर देंगे और भारत में वो सक्सेसफुली मिल जाएंगे। ओके, और आगे हम बात करते हैं अब अपने 21वें क्वेश्चन की। तो तीसरा लोकतंत्र का अभ्युत्थान प्रतिस्पर्धा चुनाव बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, स्पष्ट करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसका आंसर बताएं आपको तो इसमें आपको लिखना है कि वास्तव में तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धा चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें नंबर 1 राज्य से बाजार, सरकार से शासन और राज्य नियंत्रण के रूप में भी अर्थात सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, देखा जाए तो मैं इसमें बता दूं कि इसके अंदर जो है हमारा अभी आपको क्या करना है, चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, ये स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो राज्य से बाजार, सरकार से शासन और राज्य नियंत्रण के रूप में अर्थात सुविधाएं प्रदान करना है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं अपितु योग्यतम के अस्तित्व पर आधारित है। ठीक है जी, तो चलिए हम अपने 22वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिएगा 22वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, शास्त्री जी के प्रतिनिधित्व काल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए भी मानसून की असफलता हो गई थी। ठीक है, और जिसके कारण जो है सूखे की स्थिति पैदा हो गई और देश जो है गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा देश को। और शास्त्री के ही जीवन काल के दौरान हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 वाला। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ, वह भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ हमारा 1965 में, और इसी के दौरान जो है हमारा देश को मतलब कि ये पीड़ा झेलनी पड़ी, और या मैं यूँ कहूँ ये दुख झेलने पड़े। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हो उस कंडीशन में। तो ब्रिक्स में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम आपको लिखने हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका ये ब्रिक्स के हिस्से हैं। ओके, 23वां देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है, और 23वां जो क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी से है अब। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, ये हमारे 4-4 नंबर के हैं। ठीक है जी, तो 23वें क्वेश्चन में बात करते हैं। तो देखिएगा 23वां क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि शीत युद्ध के दायरे से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं शीत युद्ध के दायरे से आप क्या समझते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें जो है जितने भी शीत युद्ध जिनके आधारों पे आप यूँ कहोगे अगर शीत युद्ध रहा तो जो भी कोई घटनाएं हैं वो सारे शीत युद्ध के दायरे कहलाएंगे। जैसे कोरिया संकट, बर्लिन संकट, आपका कांगो संकट, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, ये सारे आपके कहीं ना कहीं दायरे हैं कोल्ड वॉर के। ओके, तो नंबर 1 दायरा अगर हम देखें तो कोरिया संकट, हेडिंग डाल देना है कोरिया संकट, फिर इसमें लिखना है आपको द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरिया जापान से स्वतंत्र हुआ। कोरिया जो है वो जापान से स्वतंत्र हुआ, लेकिन उत्तरी कोरिया ने चीन और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, और दक्षिण कोरिया को पश्चिमी देश का सुरक्षा परिषद में यूएसएसआर के विरुद्ध कार्रवाई में दोनों महाशक्तियों के बीच 1950 और 53 में युद्ध चला, और कोरिया 2 भागों में यानी कि उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित हो गया। और दोस्तों फिर आपको पॉइंट डालना है दायरे में बर्लिन संकट। ठीक है, तो बर्लिन संकट आपको सभी को पता है, बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है या राजधानी। तो बर्लिन सोवियत संघ और अमेरिका जो हमारा अमेरिकी समूह है, पश्चिमी देश का समूह की सेनाएं आमने सामने थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी का 2 देशों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजन हो गया, और 1961 में तो दोनों देशों के बीच दीवार बनाकर तनाव को ख़त्म करने का प्रयास किया गया।
ठीक है। अगला है हमारा कांगो संकट। कांगो संकट देखिएगा, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आप जो है पेपर में यहाँ पर जरूर पढ़ लें, आंसर जान लें इसका क्या है। शीत युद्ध के दायरे पे बात कर रहे हैं, तो शीत युद्ध के दायरे में अगर आप तीसरा पॉइंट लिखोगे तो कांगो संकट को लिख सकते हो। तो इसमें 1960 के दशक की शुरुआत में कांगो बेल्जियम से आज़ाद हुआ। बेल्जियम ने अपने नागरिकों की रक्षा का तर्क देकर कांगो में सैन्य हस्तक्षेप कर दिया। कांगो सरकार की मांग पर संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। तो इसी में ही आपको जो है देखिएगा दोस्तों, आपको चौथा पॉइंट बनाना है अपना, क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगाई थी, जो यूएसए के लिए सीधे तौर पर खतरा थी। अमेरिका युद्धपोत क्यूबा की ओर बढ़ रहे सोवियत संघ के जहाज को अटलांटिक महासागर में रोकता है। क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाने जाने वाला यह टकराव एक युद्ध का रूप ले सकता है, लेकिन दोनों का सूझबूझ से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो है आपको मैंने कोई भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो, कोई 4 बिंदु आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो क्यूबा मिसाइल संकट देखो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अक्टूबर 1962 के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट में झड़प हुई। 21 दिन का ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर वाला प्रोसेस रहा था, क्योंकि 21 दिन बाद हमारा जॉन एफ कैनेडी को पता लगा था कि यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो यूएसए ने सीधे तौर पर खतरा था, और क्यूबा अमेरिका जो हमारा युद्धपोत क्यूबा की ओर बढ़ रहे, जो हमारे युद्धपोत मतलब कि हमारे फाइटर जेट जिसे आप कह सकते हो, तो युद्धपोत क्यूबा की ओर बढ़ रहे सोवियत संघ के जहाज को अटलांटिक महासागर में रोकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान जानने वाले टकराव का एक दूसरे के रूप में देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है, टकराव एक युद्ध का रूप ले सकता है, लेकिन दोनों की सूझबूझ से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा जो है जॉन एफ कैनेडी पीछे हट गए थे, और सोवियत संघ के जो हमारे नेता थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे। तो हमारा जो है डिसीजन ये हुआ कि एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला, और हमारा कोल्ड वॉर नहीं हुआ। देखिएगा दोस्तों 24वां क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिएगा नंबर में आपको काफ़ी सारे पॉइंट लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पॉइंट इसमें डालना पड़ेगा जहाँ तक है जनता की शक्ति। जनता की शक्ति को लिखकर अंडरलाइन कर दो, फिर इसके अंदर लिखो कि सत्ता में आसीन थे तथा जनता को लोकतंत्र में उनकी ताकत से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने लोगों को संगठित करने और स्थितियों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की, और फिर नेताओं से अपील की। ओके, तो आपको जो है ये समझ में आ गया इसमें जनता की शक्ति वाला पॉइंट। और शांतिपूर्ण आंदोलन में आपको पता ही है कि वे गांधीवादी विचारधारा में काफ़ी विश्वास रखते थे और बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए जनता से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन करने का आह्वान किया। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो संपूर्ण क्रांति, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि संपूर्ण क्रांति सरकारी ढांचे और भारतीय राज्य व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाना ही इस क्रांति का उद्देश्य था। फिर इसके अंदर आपको लिखना है कि तथा जनता, जो हमारे जयप्रकाश हमारे नारायण थे, अगर हम यूँ कहें जेपी जो थे हमारे, तो जेपी को अगर आप देखोगे, अभी जरा 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो देखिएगा हमारी डिस्प्ले ना ऑफ हो गई थी ये किसी कारणों से, टेक्निकल इशू से। तो देखिएगा दोस्तों हमारा इसमें आपको अगला पॉइंट लिखना है 24वें क्वेश्चन में, मतलब मैं आपको बता रहा था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो देखिएगा जेपी जो थे हमारे यानी कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत 7 क्रांतियाँ शामिल थीं, और 7 क्रांतियों का ही एक संयोजन था इसमें, अर्थात इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक और शैक्षिक और आध्यात्मिक और मतलब की क्रांति थी, और सर्वोदय के आदर्श के साथ एक मौजूदा समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो हमारा इसमें पॉइंट आपको डालना है वो डालना है वास्तविक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, ये जो हमने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रियल डेमोक्रेसी को लाने के लिए। और तो जेपी के अनुसार जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक
भ्रष्टाचार के कारण जो है देखा जाए तो भारत में विकास की कमी थी। तत्कालीन सरकार लोगों को बेहतर जीवन देने में असमर्थ थी और यह कहीं ना कहीं देखा जाए एक कारण बना। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर जो है काफ़ी पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं, चार के चारों पॉइंट। 25वें क्वेश्चन पे बात करें तो देखिएगा 25वां क्वेश्चन जो है हमारा आया है, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो आपको इसके जो हैं 4 पॉइंट बताने हैं, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया, उदाहरण सहित बताइए। तो देखा जाए तो आपको पहले सब हेडिंग मतलब कि इसको उत्तर लिखने के लिए पहले डालना है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव, फिर इसके अंदर आपको हेडिंग बनानी है नंबर 1 राजनीतिक प्रभाव, फिर बनाना है संसाधनों पर दबाव। ठीक है, पहले हम राजनीतिक प्रभाव वाला पॉइंट समझ लेते हैं। तो देखिएगा राजनीतिक प्रभाव जब आप पॉइंट डालोगे तो इसमें आपको लिखना है कि सरकार की कल्याणकारी भूमिका में कमी आई है, बाजार व्यवस्था के तहत सरकार का काम अब केवल नियंत्रक मात्रा तक रह गया है। संसाधनों पर दबाव के पॉइंट के अंदर आप लिखिएगा कि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियों के आने से संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और अब छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के उत्पादों की विविधता से बाजार भरा हुआ है। इन सब के उत्पादन में कच्चा माल, बिजली, पानी जैसे संसाधनों का उपयोग भी अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो यही आपको पॉइंट लिखना है। और तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखिएगा कि लघु और कुटीर उद्योग को खतरा। ठीक है, वैश्वीकरण जब मतलब कि उदय हो रहा है जितनी तेजी के साथ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे घरेलू जो औद्योगिकरण है उसको खतरा हो रहा है, क्योंकि एमएनसी के अंदर इतने सस्ते सस्ते सामान बनते हैं, हाथों से बनाने वाला सामान तो महंगा देगा ही देगा। ठीक है, दुकानदार। तो तीसरा आपको पॉइंट इसमें लिखना है लघु एवं कुटीर उद्योग को खतरा। ठीक है, वैश्वीकरण से विश्व के लिए अर्थव्यवस्था के मार्ग खुल गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, एप्पल इंक जैसी अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के स्वदेशी उत्पाद की प्रतियोगिता में लग रही हैं और इससे लघु और कुटीर उद्योग का पतन हो रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम अगला पॉइंट डिस्कस करें तो सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव में आपको लिख देना बहुत ही सिंपल है, आप कल्चर से इंस्पायर होकर आप लिख सकते हो, चाहे वो परिधान हो यानी कि वस्त्र आपके कपड़े हों उसको लेकर भी। तो देखा जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आपको इसमें डाल सकते हो कि पश्चिमी उत्पाद के आने से युवा वर्ग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और उनके प्रचार के लिए विज्ञापन विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। उनके पश्चिमी संस्कृति का रंग होता है और जो विशेषतः बच्चे और युवा को अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो सांस्कृतिक प्रभाव में कि हमारी नीली जीन्स हम प्रभावित हो रहे हैं आज की युवा पीढ़ी। ठीक है, और जो हम मतलब कि फास्ट फूड खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका ग्लोबलाइजेशन का ही एक अच्छा कहना मतलब उदाहरण होगा। तो देखिएगा हम बात करते हैं अपने 24वें क्वेश्चन के बाद जो है मैंने 25वें क्वेश्चन पे। ठीक है जी, 25वां मतलब कि 25वें के बाद 26वें क्वेश्चन पे। तो 26वां हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, WTO से। तो WTO और एमएनएसटी के प्रमुख कार्य क्या हैं वो आपको बताना है। तो पहले हम जो है आपको WTO के बारे में बता देते हैं। तो देखिएगा WTO विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है और इसकी स्थापना 1995 में हुई और यह संगठन जो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, टैरिफ के उत्तराधिकार के रूप में हुई और वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या जो 164 है और अंतिम सदस्य जो बना इसका देश वो लीबिया और अफगानिस्तान बना। ठीक है, 2016 में इसमें शामिल हुआ। अब बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लिए लड़ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, यानी कि जिसे आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। यह संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्टों और प्रकाशित करता है और इसका ज़्यादा ध्यान जो है हमारी सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। इसलिए अक्सर सरकारें इनकी रिपोर्ट को पसंद नहीं करती। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, अथवा वाला 26वें का मतलब। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के रूप का मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो ये हमारा जो है ये एक आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है दोस्तों, ये भी अथवा में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अगर आप देखा जाए तो आपको पहले तो पॉइंट बना लेना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जो हमारा भारत का रुख है,
ठीक है, भारत का रुख का मूल्यांकन करना है तो आपको इसी तरह से ही लिख देना है, मूल्यांकन लिख के अंडर मतलब कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की उसमें डाल के फिर आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है। सबसे पहले यूएनएससी का पुनर्गठन, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दोबारा से मतलब कि विघटन होना चाहिए, विघटन हो जाए और फिर दोबारा से नया बन जाए, इसे कहेंगे पुनर्गठन। ठीक है, यानी कि दोबारा से सही तरह से बने नए लुक में। और भारत तथा अन्य अनेक देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है, इसलिए इसका नया ढंग से गठन करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा जो आप इसमें लिख सकते हो, सदस्य संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यूएनएससी में पिछले कुछ वर्षों में कामकाज के विस्तार हुआ है और आम सभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः भारत जैसे देशों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की वृद्धि होनी चाहिए। ओके, अगला हमारा पॉइंट जो है आप लिख सकते हो इसमें, चौथा पॉइंट जो इसका उत्तर का मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी। ठीक है, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के द्वारा प्रस्तुत करता है और भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए नए नियमों के अनुसार भारत उस पर खतरा उतराता है। ठीक है, तो आपको यही मेंशन करना है। तो चलिए दोस्तों अपनी बात करते हैं अपने 27वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 27वें क्वेश्चन पे आने से पहले हमें जो है अथवा में क्वेश्चन नहीं दे रखा, पहले ये चेक कर लेना है। तो अथवा में भी क्वेश्चन है, तो हम 27वें का जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले उसे ही रीड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 1975 के आपातकाल की समाप्ति पर गठित शाह आयोग की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शाह जांच आयोग जो बना था हमारा 1975 के इमरजेंसी के दौरान, तो उसी का ही आपको यहाँ पर उपलब्धियों की व्याख्या करनी है। तो देखा जाए तो दोस्तों 1977 में मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे जो जस्टिस हमारे शाह थे उसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया जिसे शाह जांच आयोग कहते हैं। और शाही आयोग की उपलब्धियां अगर हम देखा जाए तो क्या क्या होंगी, तो आपको लिखनी है नंबर 1 पॉइंट, मतलब कि जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे पहली पॉइंट डाल देना निवारक नज़रबंदी के प्रति प्रयोग। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का अति प्रयोग करा गया और उसका दुरुपयोग ही कहना चाहिए हमको कि आपातकाल के दौरान जो है सरकार के द्वारा निवारक नज़रबंदी प्रावधान का अति प्रयोग करा गया था और 1 लाख से अधिक लोगों को, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी थे, बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि प्रेस की बिजली काटना। तो 26 जून 1975 को मौखिक आदेश पर प्रेस की बिजली काट दी गई और 2 से 3 तक सेंसरशिप लागू करने के बाद ही बहाल की गई, जिससे कोई भी समाचार पत्र नहीं छपा। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो प्रेस पर पाबंदी। ठीक है, तो सेंसरशिप व्यवस्था होने से कोई भी समाचार सेंसरशिप बोर्ड को दिखाना अनिवार्य था। बोर्ड द्वारा समाचारों में कटाई और छटाई की मतलब कि देखा जाए तो अगर उसमें मतलब कि कुछ भी अगर वो करना है कि तो वो कहीं ना कहीं छटाई अपने जो है छापने में अपनी अनुमति मिलती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेस पर जो है एक प्रकार का इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था सेंसरशिप कि जो है अब वो सरकार के द्वारा ही मतलब कि छटाई होगी कि कहाँ पर क्या लिखना है। चौथा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग हुआ कहीं ना कहीं। तो संजय गांधी तत्कालीन प्रधान इंदिरा गांधी के पुत्र जो थे हमारे, उनके द्वारा जो है सरकारी कामकाज में अत्यंत हस्तक्षेप किया गया। झुग्गी झोपड़ियों के विस्थापन हो या परिवार नियोजन कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रमों में उनका दखल था, जबकि वे सरकारों में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे। ओके, आप अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो दोस्तों अपना परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप लिख सकते हो कि आपातकाल के समय परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत सख्ती थी कि लागू किया गया है, जो पूर्ण रूप से निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, इसमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रूप से हमारी नसबंदी आप कह सकते हो वो इसमें लगाई गई ज़्यादातर। ओके, तो 27वां क्वेश्चन आपका क्लियर। अब बात करते हैं 27वें में जो अथवा का क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 1977 के बाद किए गए इस प्रमुख संवैधानिक संशोधनों का वर्णन कीजिए 1977 के बाद। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको बताना है कि 1977 के बाद जो है हमारे प्रमुख संवैधानिक संशोधन का वर्णन करना है। तो इसमें जो है आपको बताना है नंबर 1 पॉइंट कि 1975 अनुच्छेद 352 में अंदरूनी गड़बड़ के आधार पर आपातकाल का प्रावधान का दुरुपयोग किया गया।
आपातकाल हटते ही जनता के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था को संशोधन किया और यह अंदरूनी गड़बड़ के स्थान पर केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकेगा, ऐसे कह दिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन जो है जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति को मौखिक सुझाव दिया गया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने तत्काल ही देखा जाए तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि यही कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति को मतलब कि एक ज्ञापन भेजा गया इंदिरा गांधी के मतलब कि उसमें कि इंदिरा गांधी ये चाहती हैं कि आपातकाल लगाया जाए। तो 1975 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति को मौखिक सुझाव दिया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को तत्काल हित आपातकाल की घोषणा कर दिया। आपातकालीन प्रावधान में जटिलता लाने के लिए संसद ने यह आवश्यक कर दिया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक निर्णय की ओर राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन दिया जाना चाहिए। ओके, तो देखिएगा अगला इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो कौन सा है, तो आप लिख सकते हो कि अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ गई। ओके, तो क्योंकि हमारा देखिएगा क्वेश्चन ये है ना कि 1970 के बाद प्रमुख संवैधानिक संशोधन का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो फिर आपको बताना है कि अधिकारों के प्रति जो जागरूकता बढ़ी, इसमें आपातकाल के दौरान जनता का अधिकार जो है निलंबित कर दिए गए और अधिकारों की अनुपस्थिति से जनता ने उनकी उपयोगिता को महसूस किया। संविधान में उनका प्रावधान किस प्रकार किया गया, इसके प्रति जनता अधिक जागरूक हो गई। ठीक है, तो इसमें से आप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने खंड ई की तरफ। ठीक है, खंड ई जो हमारा मानचित्र पर आधारित हमारा क्वेश्चन है, जिसमें आपको टेबल बनानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा मैप का क्वेश्चन आता है तो मैप के क्वेश्चन में आपको मैप फाड़ के अपने आंसर शीट में नहीं चिपकाना होता, बल्कि आपको मतलब कि एक टेबल बनानी होती है इस तरह से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन संख्या है 1 2 3 4 5। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी होती। संबंधित अक्षर में A B C D वो वगैरह भरना है कि B पे है फर्स्ट वाला आंसर या C पे, और जहाँ पर मान लीजिएगा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर जो भी है गुजरात लिखा हुआ है, लेकिन गुजरात B पे है तो B संबंधित अक्षर में आपको B लिखना है, उस राज्य का नाम लिख देना है। ठीक है, और ये प्रयोग की गई जानकारी क्रम संख्या ये आपको इस तरह से ही छोड़ देनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आपको देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि 1967 के चुनाव में इस राज्य में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। तो बताइए, तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है पूरा, तो आप देख सकते हो C इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार बनी थी। ओके, यानी कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार बनी थी 1967 में पंजाब में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन है 1965 से 1967 के बीच सर्वाधिक विकराल खाद्य संकट झेलने वाला राज्य जो था, तो इसके बारे में पूछा है। तो देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जिसने विकराल संकट झेला, ठीक है, तो बताइए। तो देखिएगा इसमें जो है हमारा कहीं ना कहीं ई होना चाहिए। ठीक है, हाँ ई ही है, तो आप देख सकते हो बिहार। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने सी राजागोपालाचारी से संबंधित राज्य। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल जो थे उससे संबंधित जो हमारे राजागोपालाचारी उससे संबंधित राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आपको लिखना है भाई बड़े बिना किसी झिझक के। तो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, तो देखा जाए तो इसका जो ए है हमारा ए पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि आपका तमिलनाडु। ओके, याद रहेगा दोस्तों। तो अगला जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई का गृह राज्य। तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर देखिएगा वही होगा हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि बी ऑप्शन दे रखा है ना, उत्तर प्रदेश ही बचा हमारा। उसके बाद एक और बचेगा, वो भी बताऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य कौन सा है। तो पता होना चाहिए सभी को आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई नहीं मतलब कि डी होगा ना, ई तो क्योंकि हमारा हो चुका है, ई तो हमारा सबसे पहले हो गया। ठीक है, ई में तो बिहार है, डी में है ना बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है,
तो चलिए हम जो है अगले क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे उन स्टूडेंटों के लिए जो केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित है मतलब, तो उनको ये क्वेश्चन करने हैं। पश्चिम बंगाल का विभाजन अलग राज्य के रूप में कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे? तो जम्मू कश्मीर रियासत के। उस दल का नाम लिखिए जिसने पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में आने से रोका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा आपको पता होना चाहिए। जो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, उनका नाम था हमारा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 28 दिसंबर को हुई। ठीक है, 29वां क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो 29वां क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए का उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इस प्रकार से 5 नंबर का आपका है। ओके, और यहाँ पर जो है 2 अंकों के प्रश्न जो हैं, आपको 2 अंक के जो हमारे प्रश्न हैं उनकी 40 शब्दों से अधिक इनकी सीमा नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा ये लिट्टे और सहेली आपका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीता दे रखा है जो लिट्टे से समर्पित है, और यहाँ पर शेर दे रखा है। ठीक है, जो आपका, और यहाँ पर मतलब कि बीच में हमारे नेता दे रखे हैं जो हमारे नेता हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। आखिरकार जो है ये श्रीलंका के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन आया है। तो आखिरकार क्या है? तो इसमें आप देखिएगा दिए गए कार्टून का संबंध किस देश से है? तो आप सभी को पता होगा श्रीलंका से। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका यह उत्तर होगा। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कार्टून में दिखाए गए तथा कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयास का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रयास का वर्णन करना है तो इसमें आपको यही लिख सकते हो यार कि उत्तर पूर्वी हमारे श्रीलंकाई क्षेत्र को तमिलों के लिए स्वतंत्र देश की उन्होंने मांग की कि तमिल को सहेली समुदायों के समान बराबरी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पे। तो 30वें क्वेश्चन पे चलने से पहले जो है हमारा दृष्टिबाधित प्रश्न आ चुके हैं दृष्टिबाधित स्टूडेंटों के लिए। तो इन्हें भी एक बार इन पे नज़र मार लेनी चाहिए। मतलब कि ठीक है, हमने मतलब कि अब तक जो है 29 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, 29। अब हम जो है 29 पे आने से पहले जो यहाँ पर दे रखा है दृष्टिबाधित, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों अभी ज़रा 1 मिनट आप रुकिएगा, हम ऊपर वाले क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले तो क्योंकि यार ये ऊपर ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना, सेकंड वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था, मतलब कि ये हमने जो पढ़ा है ना 29वां क्वेश्चन कार्टून वाला, तो इसमें हमसे ये गलती हुई है। अगर मैं आपको बता दूं तो, क्योंकि मैंने जो अभी आपको उत्तर दे दिए वो इसका दे दिए, और मेरे सामने जो है प्रेजेंटेशन खुली हुई है आंसरों की। ठीक है, इसके माध्यम से वो एक पॉइंट हमारा गलत हो गया है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को दोबारा लगा देते हैं। तो 29वां हमारा क्वेश्चन है, 40 शब्दों से उत्तर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। तो ये जो है हमारा 29.1 हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिए गए कार्टून का संबंध किस देश से है? ये सभी को पता है श्रीलंका से है। ठीक है, 29.2 इतने लिखने के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर लिखा कितना लिखने पे मिलेगा तो सुनिए। तो कार्टून में दिए गए शेर और बाघ किन 2 समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो देखिएगा शेर जो है ना दोस्तों, वो बहुसंख्यक सहेली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो शेर है, यानी कि शेर तो सहेलियों का समर्थन कर रहा है, और बाघ जो है, जो चीता है, वो हमारा जो है अल्पसंख्यक तमिल समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लिट्टे का समर्थन कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा। और जो हमारा 29 का थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें दिखा रखा है, पूछा है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है तथा कार्टून में दर्शाए गए इनके प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो देखा जाए तो दोस्तों कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति जो है राजपक्षे है, जो राजपक्षे नेता हैं हमारे वहाँ के, और बहुसंख्यक सहेली समुदाय तथा अल्पसंख्यक तमिल समुदायों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे दोनों समुदायों में समझौता करार देश की शांति बहाल करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो देखिएगा अब बात करते हैं दृष्टिबाधित हमारे प्रश्नों पर। तो
LTTE। तो देखिएगा मैंने पहले बोल दिया था 29.1 से हमारा दृष्टिबाधित प्रश्न आया है कि LTTE का संबंध किस देश से है, तो आपको पता होना चाहिए आपका श्रीलंका से। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम थे इसलिए आंसर मैंने यार सेम कर दिए, क्योंकि ऊपर का भी हमारा क्वेश्चन जो है उस पर भी श्रीलंका आएगा और ब्लाइंड स्टूडेंट वालों पे भी श्रीलंका। अगला पूछा है LTTE का यानी कि लिट्टे का पूर्ण नाम लिखिए, तो मैंने आपको बता दिया उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई क्षेत्र देखा जाए तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम है। ठीक है, जो हमारा कहीं ना कहीं जो तमिल लोगों का एक लड़ाकू प्रवृत्ति का एक ग्रुप आप मान सकते हो। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पूछिए। 29.3 में का जो हमारा क्वेश्चन है LTTE की मुख्य मांगे क्या थी, तो इनकी मांगे थी कि उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई क्षेत्र को तमिलों के लिए स्वतंत्र देश की मांग करना, और उन्होंने मांग की कि तमिलों की सिंहली समुदायों के समान बराबरी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की। 30वें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हमारे 6 नंबर के हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के हमारे। यहाँ पर मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन जरूर दे रखा है, तो चलिए हम अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिएगा, देश की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है, इस कथन को स्पष्ट करो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, तो देश की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है, इस कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपको लिखना है कि यह कथन सही है कि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना और मजबूती में देश की शांति और समृद्धि निहित है। यह कथन आसियान क्षेत्रीय मंच और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आसियान क्षेत्रीय मंच का समस्त हम देखा जाए तो आसियान क्षेत्रीय मंच का जो हमारा सशस्त्र टकराव है उसमें क्षेत्रीय विवादों को आगे बढ़ाने की धारणा पर आधारित है। ओके, जब आप देखोगे इसे आगे तो मैं बता दूं कि आसियान जो है देखोगे तो आप आसियान तेजी से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है। इसके विजन 2020 ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में एक भारी दिखाने वाली भूमिका को परिभाषित किया है। यह क्षेत्र में संघर्षों पर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा अभियान नीति पर बनाता है, और इस प्रकार आसियान ने कंबोडिया संघर्ष, पूर्वी तिमोर संकट के अंत तक की मध्यस्थता की है, और पूर्वी एशिया हो गया सहयोग, पूर्वी एशिया में सहयोग जो मिला उसमें चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF देखा जाए तो अभी जरा 1 मिनट, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा खंड F से जो है आया है 30वां क्वेश्चन। तो इसका पहले तो आप समझ लेना कि देश की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना और मजबूती में निहित है, यानी कि ये किसके लिए इंडिकेशन कर रहे हैं, इंडिया के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, क्यों देश की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना के लिए मजबूती में निहित है, इस कथन की आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो इसलिए आसियान वगैरह के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, याद रहेगा। तो देखिएगा आसियान क्षेत्रीय मंच जिसे आप ARF कहते हो, आसियान रीजनल आपका फोरम, तो सुरक्षा और विदेश नीति के समन्वय को बनाए रखता है। तो आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोपीय संघ को देखा जाए तो आम विदेशी और यूरोपीय संघ की सुरक्षा नीति, न्याय और घर के मामलों पर सहयोग के आधार पर वित्त पोषित किया गया है, और यूरोपीय संघ ने भी सदस्यों को अनुग्रहित करने का सहयोग बढ़ाया है, खासकर सोवियत ब्लॉक से। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न था। अथवा में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अथवा में जो क्वेश्चन आया है वो ये है, चीन और भारत के बीच विवादास्पद मुद्दे की पहचान करें, जिनके अधिक सहयोग के लिए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, अपने सुझाव दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो पहले हम इसकी भूमिका थोड़ा देख लेंगे। तो देखिएगा, चीन और भारत के बीच विवादास्पद मुद्दे नीचे दिए गए हैं, जिसमें चीन के साथ भारत संबंध के अनुकूल इशारों का अनुभव करते हैं, क्योंकि भारत ने 1954 में भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए लोकप्रिय पंचशील पर हस्ताक्षर करे थे हमारे, और संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की वकालत की थी। और फिर भी 1957 के बाद भारत चीन संबंधों में विभिन्न विवादास्पद मुद्दे सामने आए। 1962 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में क्षेत्रीय दावों के लिए प्रतिस्पर्धा पर सीमा संघर्ष। अगला पॉइंट आप इसका लिख सकते हो कि 1950 में तिब्बत के चीनी अधिग्रहण और
चीन भारतीय सीमा के अंतिम समझौते से मतभेद उत्पन्न हुआ और पंचशील के बाद 1962 में भारत पर चीन द्वारा हमला हुआ और भारत के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अपमानित किया गया। ठीक है, पंचशील के बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की सहायता ने भी मतभेद दिया। ठीक है, मतभेद पैदा कर दिया, मतलब कि मतभेद दिया गलत सा होगा सब। तो अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो बांग्लादेश और म्यांमार से। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ चीन के सैन्य संबंधों को भारतीय हितों के प्रतिकूल माना गया। अब देखिए विवादों को उलझाने के लिए जो सुझाव हैं कि ये जो विवाद हैं इनको सुलझाया कैसे जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इसका जो अगर हम देखें कि ये जो विवाद है हमारे, तो इसको सुलझाया कैसे जाए, तो चलिए वो जानना हमें पड़ेगा। तो देखिए उपरोक्त सभी जितने भी हमने मतभेद मैंने आपको बताए, तो आपको इस तरह से पेपर में लिखने हैं जितने भी मतभेद हैं विवाद हैं उनका अधिक सहयोग से हल किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच सामंजस्य रवैये को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ और प्रयास करने चाहिए। दोनों देश के आतंकवाद, परमाणु और हमारा परमाणु दौड़ जो हमारा हो रहा है एक प्रकार का कि कॉम्पिटिशन, और आर्थिक असमानताओं के खिलाफ लड़ने के हाथों हाथ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों देशों को समझ और सम्मान विकसित करना चाहिए, इसलिए दोनों ने सांस्कृतिक, आर्थिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहयोग पर समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 31वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 31वां जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो। 31वां क्वेश्चन हमारा है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दो पक्षीय प्रणाली आवश्यकता होती है और पिछले 20 वर्षों के भारत के अनुभव से आकर्षित होकर भारत में वर्तमान पार्टी प्रणाली के क्या क्या फायदे हैं, इस पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो पहले तो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दो पक्षीय प्रणाली की आवश्यकता होती है, यानी कि वन पार्टी सिस्टम बेकार है, आपको आलोचना करनी पड़ेगी उसकी थोड़ी। ठीक है, फिर क्योंकि आप पॉजिटिव में आपको लिखना है आपको कि दो हमारी पार्टी ठीक होती हैं, कि पिछले 20 वर्षों के भारत के अनुभव से आकर्षित होकर भारत में राजनीतिक पार्टी प्रणाली के क्या फायदे हैं, इस पर तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिएगा ये 31वां क्वेश्चन है अथवा से पहले का। तो देखा जाए तो यार देखो तुम कि चुनावी राजनीति में पहले दशक में भारत में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं था। ठीक है, लेकिन गैर कांग्रेसी दलों के रूप में 1952 में पहले आम चुनाव से पहले कुछ जीवंत और विविध विपक्षी दल अस्तित्व में आए थे। इसलिए आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों में जो देखा जाए तो जो हमारी विपक्षी पार्टी में एक या दूसरे पक्ष से लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें आपसे बात कर रहे थे। इसमें अगला पॉइंट देखा जाए तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपका अगला पॉइंट ज़रा 1 मिनट आप रुकिए यार दोस्तों। हाँ अभी ज़रा 1 मिनट यार, ये मैंने अपनी ना दूसरी प्रेजेंटेशन खोल रखी है, मतलब कि जिसमें मैं आपको आपके आंसर बता रहा हूँ, यूँ मान के चलिए। तो उसी को ही मुझे मतलब कि जूम वगैरह करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो चलिए तो देखिएगा, इसलिए आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों से एक दूसरे के पक्ष से लगाया जा सकता है। इन सभी विपक्षी दलों ने केवल एक का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया, बल्कि उनकी उपस्थिति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए निम्नलिखित कारणों से सफल लोकतंत्र के लिए दो पार्टी प्रणाली आवश्यक होगी। तो इसमें आपको जो है 2 पार्टी सिस्टम की खूबियाँ विशेषताएँ बताना है। ठीक है, तो 2 पार्टी सिस्टम प्रणाली के भीतर विपक्षी सत्तारूढ़ दल की नीतियों और व्यवहारों की निरंतर आलोचना करती है, इस सख्त जांच के दायरे में रखती है और लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प को जीवित रखकर इन दोनों दलों ने व्यवस्था के साथ आक्रोश को लोकतांत्रिक विरोधी होने से रोक दिया। उपर्युक्त सुविधाओं के आधार पर 2 पार्टी प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1 कि भारत अधिक प्रतिस्पर्धा राजनीति में आ गया है और राजनीतिक दल आम सहमति के क्षेत्र पर कार्य करते हैं। नए रूप दृष्टि विकास के मार्गों की पहचान की गई है। गरीबी व्यवस्थापन और आपका न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा भारतीय एजेंडे पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 31वें का अगला क्वेश्चन है, यानी कि अथवा में। तो 1989 के बाद से भारतीय राजनीति में किन्हीं 4 मुद्दों का वर्णन कीजिए जिन पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति है।
ठीक है। तो ये भी 6 नंबर का है, लेकिन दोस्तों मैं आपको हिंट के रूप में आंसर बता रहा हूँ, आपको विस्तार से खुद लिखना है। तो देखा जाए तो गंभीर प्रतिस्पर्धा और कई संबंधों के बीच ज़्यादातर दलों के बीच आम सहमति बनकर उभरी प्रतीत होती है। और 1989 में भारतीय राजनीति के इन 4 प्रमुख घटनाक्रम, नंबर 1 नई आर्थिक नीतियों पर समझौता। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखिएगा हेडिंग डाल के कि जहां कई समूह नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं, वहीं ज़्यादातर राजनीतिक दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन में हैं। ज़्यादातर दलों का मानना है कि ये नीतियां देश की समृद्धि और दुनिया में आर्थिक शक्ति की स्थिति की ओर ले जाएंगी। दूसरा आपको इसमें पॉइंट लिखना है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकार करना, अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना है कि राजनीतिक दलों ने पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावों को स्वीकार करने की जरूरत है। नतीजतन सभी राजनीतिक दल अब शिक्षा और रोजगार भी पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल भी यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि ओबीसी का सत्ता का पर्याप्त हिस्सा मिले ओबीसी को। और 3 देश के शासन में इसमें कह रहा है, और 3 देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को स्वीकार न करना। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के दलों के बीच अंतर तेजी से कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और राज्य स्तरीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर ताकत दिखा रही हैं और पिछले 20 साल की देश की राजनीतिक में केंद्रीय भूमिका निभा चुकी हैं। चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक दलों का ध्यान तार्किक मतभेद से हटाकर आपका सत्ता के बंटवारे की व्यवस्थाओं तक पर पहुंचा दिया है। और इस तरह एनडीए की ज़्यादातर दल भाजपा के हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं थे, फिर वे एक साथ शासन बनाने के लिए आए और एक पूर्ण कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहे। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं अपना क्या है। तो ये जहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद हमारे नहीं है, 2 क्वेश्चन बच गए, यानी कि 32वां और 32वें का अथवा वाला। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि उन 3 चुनौतियों के बारे में बताएं जिनका हमारा सामना भारत ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पड़ना पड़ा। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि यार भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। ठीक है, विकास की और एकजुट करने की और आपका हमारा लोकतंत्र स्थापित करने की। ठीक है, तो नंबर 1 हम कहेंगे कि आपको पहले तो हेडिंग बात डालनी नहीं है, भूमिका की तरह टाइप, फिर आपको पॉइंट लिखने कि इसमें आप लिखिएगा कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्हें निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, एक राष्ट्र को आकार देने की चुनौती। एक राष्ट्र को आकार देने की चुनौती यानी कि हमारे एक दल मतलब कि सारे जितने भी देसी रजवाड़े रियासत थे उन सबको एक सूत्र में बांधने की चुनौती। तो देखा जाए तो भारत आज़ादी के समय जो है विभिन्न राज्यों में विभाजित था, इसलिए एक बंधन में देश को एकजुट करने की, एकीकृत करने के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन राज्यों को या तो इच्छा से एकीकृत करने का बीड़ा उठाया या मैं यूँ कहूँ ज़बरदस्ती। ठीक है, यानी कि सारे रूप हमने अपनाए थे, यानी कि साम दंड भेद सभी, हम यूं कह दें मोटे तौर पे। दूसरा आप इसमें यार पॉइंट लिखिएगा हेडिंग डाल के, लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करना। इसके अंदर आप लिखिएगा कि भारत सरकार ने संसदीय स्वरूप के आधार के प्रतिनिधि लोकतंत्र का गठन किया और राष्ट्र में इन लोकतांत्रिक प्रथाओं का विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप समाज में विकास और कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, ऐसा विकास जो समता पर आधारित हो, कहने का मतलब अंडरलाइन करके इसके अंदर आप लिख सकते हो कि प्रभावी आर्थिक नीतियों के विकास और गरीबों और बेरोजगार के उन्मूलन के साथ कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय राजनीति ने खुद को बनाया। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यही है हमारे, यही पॉइंटों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो अथवा का जो हमारा क्वेश्चन है उसे एक बार और देख लेते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों में एकीकरण के दौरान कठिनाई आई। नंबर 1, भारत पर अपने शासन के अंत तक एक रियासत पर सर्वोपरि था। ठीक है, भारत अपने शासन के अंत के साथ जो है रियासतों पर सर्वोपरिता था कि उनके ही निर्णय पर चलेगा कि अगर वो कहीं भी सेल्फ मतलब कि अगर वो मतलब कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं, अंदर आना चाहते हैं भारत में अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वागत है, अगर अलग रहना चाहते हैं तो अलग रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने यह विचार रखा था कि ये सभी राज्य या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या जानबूझकर स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र हैं। यह राष्ट्र की एकता
के लिए बाधक बन गया। ठीक है, तो हमारे त्रावणकोर के शासक ने राज्य में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, त्रावणकोर के शासक ने अपने राज्य को, और हैदराबाद और भोपाल के निजाम ने भी त्रावणकोर का अनुसरण किया, और इन प्रक्रियाओं ने नेता और लोकतंत्र के स्थान पर देश के विभाजन की संभावना पैदा कर दी। और अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका 6वां 7वां पॉइंट कह सकते हो आप, कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक निजाम चाहते थे कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य हो। तो आप देख सकते हो यार किस तरह से सभी चाहते थे कि हम स्वतंत्र राज्य बने, लेकिन हमने सभी को एकजुट करने का बीड़ा उठाया था और वो हमने काम भी पूरा कर दिया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का सेकंड पार्ट। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है जहाँ जहाँ दिक्कतें आई हैं वहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि मेरे सामने प्रेजेंटेशन थी और सभी के जो हैं उत्तर मैं आपको साथों साथ दे रहा था, तो यही था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो आपने देखा हमारी इस वीडियो के लेक्चर को आपने सुना। तो अगर आप आगे के लेक्चर भी समझना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही सबसे नीचे जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वरना एंड स्क्रीन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 19 मई 2021 को आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।